हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो सामान्य विज्ञान की 3000 एमसीक्यूज की जो रिवीजन एक्सप्रेस चल रही थी उसका आज ये 5वां पार्ट है। और इसमें हम लोग देख रहे थे 3000 एमसीक्यूज जो रेलवे ने 2018 में पूछे थे, और ये आपको बाइलिंगुअल अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और ये किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। बाकी इंट्रो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, अब तक हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए थे, 101वें क्वेश्चन से आगे बढ़ना है हमको। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इनमें से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये किस चिड़िया का नाम है? तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ, आपको ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, नहीं ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाना है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे, तो अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी सिंपली, ठीक है, इंक्रीज। और वहीं पर अगर आप डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में मूव करते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो इस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जो हमको ऑप्शन पूछा गया है, एल्युमिनियम, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, ये कहाँ पर है? ये आपका एल्युमिनियम है, ये आपका फास्फोरस है, ये सल्फर, ये क्लोरीन। तो इस पीरियोडिक टेबल में आप देखिए, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, और होगा भी। सो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो भी आप सिंपली समझ लीजिए। क्लोरीन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 17 होता है, यानी 287 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर दे तो। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की और नीड है कि नहीं? 2, 8 और 7, एक इलेक्ट्रॉन की और नीड है। अगर हम इसके जस्ट बगल वाला सल्फर भी एग्जाम्पल ले लें, इसका सल्फर का 16 होता है, और 2, 8 और 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और यहाँ पर 1, 2, 3 सेल यहाँ पर भी है, साइज मतलब लगभग सेम ही है। और ये 2, 8 और 6, इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो बताइए कि कौन सा एटम इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी कैप्चर करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी कैप्चर कर पाएगा, करेगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को? तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना ज्यादा आसान है, यानी कि यहाँ पर कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के लिए, या इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। जबकि यहाँ पर तो 2-2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जिसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कुछ नहीं बल्कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी के साथ शेयर पेयर्ड है, ठीक है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड जैसे बनाया हुआ है। तो वहां से कोई भी एटम अगर इसको अट्रैक्ट करके अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, तो जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर केवल इसको चाहिए था और वो आसानी से ले रहा है। जबकि फ्लोरीन की अगर आप बात करोगे तो इसमें तो इसकी साइज भी छोटा होता है, ये 2 और 7, ठीक है, 9 एटॉमिक नंबर है। सो 2 और 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको भी नीड है, तो ये तो और आसानी से ले लेगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है काफी पास में है, 2 ही शेल हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इसको, क्योंकि न्यूक्लियर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसका, वो और ज्यादा है, मजबूत है। तो इसको तो और कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में, एक्सेप्ट नहीं, अट्रैक्ट करने में। सो यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा होगी, लेकिन ऑप्शन में फ्लोरीन कहीं है नहीं। अदरवाइज हम फ्लोरीन को ही टिक मारते, क्योंकि ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फिलहाल में ऑप्शन वाइज क्लोरीन हमारा सही आंसर है, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, इका एल्युमिनियम वाज नेम्ड एज डैश मेटल इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये जो इका एल्युमिनियम है, इसको आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था? तो जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को डेवलप कर रहे थे, तो इन्होंने कुछ एलिमेंट को गायब पाया और उनका नाम रखा इका बोरान, इका सिलिकॉन, इका एल्युमिनियम। तो जो इका एल्युमिनियम था, इसका नाम इन्होंने गैलियम, बाद में इसका नाम पड़ा गैलियम, ठीक है। तो यहाँ पर गैलियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। लेकिन आप और जानिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछे इका बोरान, इसका नाम आगे चल करके क्या पड़ा? तो स्कैडियम। और इका सिलिकॉन, इसका नाम आगे चल करके जर्मेनियम पड़ा। तो ये दोनों को भी आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल में इका एल्युमिनियम जो उन्होंने नाम दिया था, आगे चल करके ये गैलियम कहलाया, ठीक है। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये किस तत्व का इनमें से आयनिक करण ऊर्जा ये सबसे ज्यादा है? तो अब ये आयनाइजेशन एनर्जी की किस चिड़िया का नाम है? अब देखिए, यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इनर्ट है, यानी कि इनका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है। बट फिर भी अगर मैं आपको सामने 2 एटम ऐसे रखूं, ठीक है, और देखिए ये एक एटम है जिसके 3 सेल हैं और यहाँ पर 2 सेल हैं। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 2, 8 और 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि पूरे हैं। फिर भी अगर हम चाहते हैं, यानी कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये कह रहे हैं कि हमें फ्री होना है, मतलब हमारी भी कोई लाइफ है, हमें फ्री होने दीजिए। तो ये फ्री होने में, इनको फ्री करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, या इनको फ्री करने में जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब इनको फ्री करने के लिए ऐसे ही थोड़े ना कर देंगे, इनको गैसियस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो हमेशा ये गैसियस फॉर्म में ही फ्री होते हैं। तो गैसियस फॉर्म में किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को फ्री करना ही आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। तो अब आप ही बताइए कि यहाँ पर कौन किसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है?
फ्री होने में। तो ये देखिए न्यूक्लियस के काफी पास है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस के काफी पास है, ये ज्यादा यहाँ पर बंधे हुए हैं ये न्यूक्लियर फोर्स से, ठीक है। तो इनको छुड़ाने में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इनको रिलीज करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जबकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये दूर है न्यूक्लियस से, ये जल्दी रिलीज हो जाएंगे। अगर और बड़ा होता, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते तो ये तो और जल्दी रिलीज हो जाएंगे। तो जितना साइज बढ़ेगा एटम का उतना आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी। तो फिलहाल में इन ऑप्शंस के हिसाब से हेलियम सबसे ऊपर होता है, फिर नियॉन आपका हो जाएगा, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, ऐसे होता है ना इनर्ट गैसेस। तो हीलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये सबसे छोटा है, एटॉमिक साइज इसका है, तो ये सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इसी की हो जाएगी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि काला जार किस परजीवी के कारण होता है। सो काला जार इज काज्ड बाय विच पैरासाइट। सो ये आपका होता है सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी से, ठीक है। ये देखिए एनाफिलीज मॉस्किटो क्या करती है, अगर मादा होगा, ठीक है, यानी कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की बात करें तो यही हमारे मलेरिया का कारण बनता है, और क्यूलेक्स मॉस्किटो ये फाइलेरिया का कारण बनता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, फाइलेरिया और मलेरिया, ठीक है। और ये आपका हो गया मलेरिया, ये इसमें भी आपका फीमेल होना चाहिए, ठीक है। बाकी सैंड फ्लाई जो है ये काला आजार का कारण है। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक जटिल अस्थायी ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन सा है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपको कई बार बता चुका हूं, जो जाइलम होता है और जो फ्लोएम होता है ये आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक जाइलम हो गया और एक फ्लोएम, ये दोनों परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जबकि ये जो पेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है और कोलेनकाइमा ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सरल अस्थायी ऊतक है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले के लेक्चर्स में। आगे है कि त्वरण की बीमा डैश होती है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज। सो ये तो काफी इजी चीज है, अगर एक्सेलरेशन का पूछा है तो आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि आपको इसका फार्मूला पता है, आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस को हम लोग एल से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं, मास को एम से। तो यहाँ पर तो केवल आपका मीटर यानी कि डिस्टेंस है तो एल हो जाएगा, और एस यानी सेकेंड है तो टाइम हो जाएगा टी माइनस सॉरी टी टू हो जाएगा, ये ऊपर जाकर के एल टी माइनस टू हो जाएगा। सो कौन सा हमारा करेक्ट है, देखिए एल हो गया यहाँ पर टी माइनस टू, एम जीरो का मतलब तो एक ही हो जाता है, सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग दो चीजों का एकदम याद रखिए, फोर्स और वर्क, क्योंकि फोर्स और वर्क का अगर आप डायमेंशनल फार्मूला याद रखते हो तो ये काफी सारे अदर चीजों का आपको डायमेंशनल फार्मूला बनाने में हेल्प करेंगे। फोर्स सिंपली हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अभी हमने देखा एल टी माइनस टू। सो एम मतलब यहाँ पर मास है ये, ठीक है, ये मास है, और मास को अभी हमने बताया कि एम से डिनोट करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला मतलब इसका एम होता है। सो एम और एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू ऐसे सिंपली आपकी जुबान पे याद होना चाहिए, वहां पर निकालना ना हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर वर्क का क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स हम यहाँ पर लिखे ही हैं एम एल टी माइनस टू, अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट दूरी को डिनोट कर रहा है, दूरी के लिए हम लोग एल, तो एल अगर एक और आ जाता है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। सो वर्क का आप सिंपली जुबान पे याद रखोगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। फिलहाल में इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु को 4 मीटर स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना होगा। सो हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 6 केजी बाई 4 मीटर। काफी इजी क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन इसी पर आए थे प्रीवियस ईयर में, कि यहाँ पर हमको मास गिवन है, ठीक है, मास गिवन है 6 केजी और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वो कितना गिवन है 4 मीटर। लेकिन यहाँ पर हमसे देखिए पूछा है कि कितना हमको वर्क करना पड़ेगा, और वर्क निकालने के लिए आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये निकालना होगा। और फोर्स हमारा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस अगर आ जाता तो काम बन जाता, ठीक है। तो एक्सेलरेशन गिवन ही नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है। इस क्वेश्चन में इसको देना चाहिए था कि 4 मीटर, या मैंने ही हो सकता है गलती किया हो कि 4 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है, यहाँ पर आप ऊंचाई कर लीजिएगा, 4 मीटर ऊंचाई पर स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना होगा, यानी हाइट पर, ठीक है। तब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम इसको 4 मीटर ऊंचाई पर लेकर के जाते हैं तो इस पर एक फोर्स काम करेगा जो कि होगा हमारा mg, ठीक है। यानी यहाँ पर फोर्स हमको सीधे सीधे पता चल गया, इस वर्क में हमारा जो फोर्स होगा वो mg होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वही हमारी 4 मीटर है, ठीक है, यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक इसको डिस्प्लेस किए तो h यानी यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा। तो m हमको गिवन है 6 kg, g भी गिवन होगा आपको, ऐसे केस में g गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो आप 9.8 लीजिए, अदरवाइज आप सिंप्लिसिटी के लिए अभी फिलहाल में 10 लेकर के चलिए, तो ये 10 हो गया। और हाइट आपका कितना हो जाएगा, दिया है ये 4 मीटर स्थानांतरित करना है। सो 6 चौके 24, 10 में 240 जूल, इतना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो बी विल बी द राइट आंसर। आई होप कि आप कॉन्सेप्ट को समझे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। ये इस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इस पर बेस्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश कक्षाएं हैं। सो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड है। तो जितने जौन से भी पीरियड होगी, थर्ड पीरियड है तो उतने ही शेल, ठीक है। तो ये आपका
KLM 3 सेल, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पीरियड की बात होती तो एक, दूसरे पीरियड की बात होती तो 2 शेल, तीसरे पीरियड की 3, चौथे पीरियड की 4। ठीक है, तो जितने जौन सी भी पीरियड होगी उतने नंबर ऑफ शेल, सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अ लेयर ऑफ वैक्स लाइक सब्सटेंस इज फाउंड ऑन द आउटर स्किन ऑफ डेजर्ट प्लांट्स, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो देखिए, रेगिस्तानी पौधों की जो बाहरी त्वचा होती है, इस पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ क्या है? तो यह क्यूटीन होता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्यूटीन क्या काम करता है ना, कि जैसे हरे भरे मौसम, मतलब कि पानी बरसात वरसात के मौसम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कड़क धूप हो जाती है गर्मियों के मौसम में भी ये अपने आप को कैसे बनाए रखे, इसके लिए इसके बाहरी त्वचा पर मोम जैसी एक पदार्थ पाई जाती है जिसे हम क्यूटीन कहते हैं, जो कि स्टोरेज करती है। ठीक है, सिंपली एक तरीके से कह सकते हैं वाटर का स्टोरेज करती है ये अपने अंदर, जिससे कि कड़क धूप में भी इसके अंदर नमी बनी रहे। तो क्यूटीन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। और सेलुलोज हमने देखा था कि जो एल्गी होते हैं, जो शैवाल होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति में ये पाया जाता है सेलुलोज। ठीक है, जो एल्गी होते हैं। और लिग्नीन हमने देखा था कि जो स्क्लेरन काइमा होती है, इसकी सेल वॉल में पाई जाती है लिग्नीन। और ये लिग्नीन जो होती है उसकी सेल वॉल को मोटी बनाए रखती है। ठीक है, मोटा बनाने में मदद करती है। तो लिग्नीन स्क्लेरन काइमा में, सेलुलोज एल्गी में, और क्यूटीन ये रेगिस्तानी पौधों की बाहरी त्वचा में, ठीक है, उसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू। तो इससे टफ तो क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो MGH हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी। मतलब आप अपने घरों में देखते हो कि कितनी यूनिट आपने बिजली का यूज किया। ठीक है, इतने यूनिट ऐसे करके लिखा होता है, तो इसका मतलब है कि आपने कितने जूल एनर्जी यूज किया। अगर इसको जूल में निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। तो ये भी मैं आपको बहुत ही पहले बता चुका हूँ पहले के लेक्चर्स में, कि एक यूनिट का मतलब क्या होता है 1 किलोवाट आवर, इसी को हम लोग कहते हैं एक यूनिट। अब इसको भी अगर हम लोग किलोवाट आवर में बदल दे तो जो जूल होता है वो और कुछ नहीं बल्कि वाट सेकेंड होता है। ठीक है, तो पहले अगर हम इसको किलोवाट आवर में बदलें तो ये हमारा है 150 किलोवाट आवर, इसको हमको वाट सेकेंड में बदलना है। ठीक है, अब वाट सेकेंड में बदलने के लिए इस किलो को हटाना पड़ेगा, तो 150 किलो को हटाया हमने तो 1000 आ गया, 1000 वाट। और इस घंटे को हमको सेकंड में बदलना है, तो 1 घंटे को सेकंड में बदलोगे आप तो 60 मिनट गुणे 60 सेकंड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 15, 15 छक्का 90, और 90 छक्का 9 छक्का 54 होता है ना, तो 540 हो गया। और 1 0 4 0 और ये 6 0, तो 10 टू द पावर 6, ऑप्शन में 10 टू द पावर 8 है, तो पॉइंट हमारा 2 स्थान पे अगर आ जाएगा तो इधर 2 जीरो ही बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.40 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन था, राइट। अगला है ऊर्जा उत्पादन के दौरान हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो 6 कार्बन अणु 10 कार्बन अणु में बदल जाते हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहा है ड्यूरिंग एनर्जी प्रोडक्शन व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले जो ग्लूकोज आपका है C6H12O6, यानी कि 6 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है वो किस में टूटता है, पायरुविक एसिड में। और ये जो पायरुविक एसिड होता है ना, इसमें 3 कार्बन के अणु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपली होता है C3H4O3, ये होता है। ठीक है, पायरुविक एसिड इसमें टूट जाता है, जो ग्लूकोज होता है आपका। ठीक है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है। इसके बाद ये फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का। इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमें थकान महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, या रनिंग कर रहे होते हैं, कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, तो उस समय ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और यही ये पूछा है लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, तो उस केस में ये होता है। ठीक है, पायरुविक एसिड पहले ये बनता है और उससे लैक्टिक एसिड फिर बनता है, और 2 ATP एनर्जी भी रिलीज होती है, तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में यही चीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 36 ATP एनर्जी रिलीज करता है, जो कि हमको एनर्जी देती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, 3 कार्बन अणु में ये टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जिस परमाणु की बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है, यानी वैलेंसी हमसे पूछा गया है। अब देखिए, आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे हैं, जैसे आपका आर्गन था, क्रिप्टॉन था, या हीलियम था, नियॉन था, पूरे के पूरे थे इसमें, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो वैलेंसी है वो कितनी होगी। देखिए, वैलेंसी क्या होती है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम को इलेक्ट्रॉन की नीड है, या इलेक्ट्रॉन उससे रिलीज करना है, तो जितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है उसको हम लोग कह देते हैं कि ये वैलेंसी है उसकी। लेकिन ना यहाँ पर उसको इलेक्ट्रॉन लेना है ना देना है, तो कोई इलेक्ट्रॉन लेना ना देना है, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। जबकि वहीं पे पूछता है कि इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में वो कितने हैं, तो वो 8 हो जाते हैं। ठीक है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन
जो इसकी वैलेंसी है वो 0 है, क्योंकि ना इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है ना कोई भी इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। सो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 240 वोल्ट वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर होगी। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। पावर हमको बताना है, वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है। ये अभी अल्टरनेटिव करंट की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, तो P इज इक्वल्स टू क्या होता है VI। अदरवाइज ये तो बहुत आगे की बात हो जाती है, VI cos phi होता है जब हमारा अल्टरनेटिव करंट होता है, तो जो कि आपको कॉम्पिटेटिव लेवल पे नहीं पूछा जाता है। सो V हमारा कितना हो जाएगा 240 और 0.6, तो सिंपली ये कितना हो जाएगा 24 छक्का 144 और एक जीरो और बढ़ेगा, बट यहाँ पर पॉइंट है तो 144 वाट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपको सिंपली याद रखना है। पावर क्या होता है हमारा वोल्टेज इंटू करंट, VI, P इज इक्वल्स टू VI DC के केस में, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर 144 वाट। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सो देखिए ये भी क्वेश्चन एक बार आया था, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप चूना लेने जाते हो दुकान से, कैल्शियम ऑक्साइड उठाकर खिलाते हो, इसी को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हो आप इसके साथ इसमें पानी मिला देते हो ताकि आप अपने दीवार पर ले जाकर इसको पोतैया कर सको, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपकी दीवारों पर तो लग गया, ऐसे कोई बात नहीं है, लग गया, लेकिन उस टाइम पर आप देखोगे कि उतना सफ़ेद नहीं रहता है, क्योंकि आप सफ़ेदी लाने के लिए ही करते हो। तो क्या होता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड के जैसे ही संपर्क में आता है तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है, यानी कि ये और भी व्हाइट हो जाता है, ठीक है, और भी व्हाइट हो जाता है। तो यहाँ पर कैसा प्रेसिपिटेट देता है ये व्हाइट। अब आप कहोगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल गया इसको, तो एयर में प्रेजेंट है कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस एयर से जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके टच में आता है जो आपने चूना किया है दीवार पर, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, यानी कि और सफ़ेद कर देता है दीवार को, ठीक है। सो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो जो एल्केन्स होते हैं वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। अब एल्केन्स क्या होते हैं, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, ये फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। और एल्कीन्स जो होते हैं उनका फार्मूला होता है CnH2n, और एल्काइंस जो होते हैं उनका फार्मूला होता है CnH2n-2। ये तीनों फार्मूला पहली बात तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर n की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो ये हो जाएगा सिंपली C2 और 2 दूनी के 4 2 6 C2H6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका गिवन है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2 C है कार्बन और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये H और ये H, ये H और यहाँ पर ये H और ये H, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो ये स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। सो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। जबकि CnH2n में क्या है, अगर इसकी n की वैल्यू 2 रखते हो तो ये हो जाता है C2H4 सिंपली, ठीक है, C2H4 हमारा यहाँ पर है। तो ये C2H4 जो है यहाँ पर 2 कार्बन हो गए और ये 4 हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए, लेकिन इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे कि आपका C2H4 हो गया। C2H2 की अगर हम बात करें तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा, ये अगर यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये C2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 दूनी के 4 4 में से 2 गया 2 C2H2 हो जाएगा। और C2H2 कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ पर H और यहाँ पर H, लेकिन इनके बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये हमारा अनसैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये सैचुरेटेड, राइट। सो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो कॉन्केव मिरर का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो देखिए डेंटिस्ट को जो हमारा दांत है वो बड़ा बड़ा देखना होता है, ठीक है। तो इससे बना जो पूछा सिंपली प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उनको बड़ा बड़ा हमारा दांत देखना होता है। तो पहली बात तो ये मैग्नीफाइड होना चाहिए, तो स्मॉल तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। अब कॉन्केव मिरर में एक ही ऐसा कंडीशन है जब ये हमारा बड़ा बनता है इमेज, और वो ऐसा कंडीशन है जब हम इस ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। और जब भी ये हमारा मैग्नीफाइड इमेज बनता है तो ये वर्चुअल और इरेक्ट हो, यहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। देखिए एक चीज आप हमेशा गांठ बांध लीजिए, अवतल दर्पण के केस में यानी कॉन्केव मिरर के केस में अगर इमेज हमारा रियल है तो ये इन्वर्टेड होगा, कंफर्म है, ठीक है। और अगर ये वर्चुअल हो गया जो कि एक केस में बन रहा है तो ये हमारा इरेक्ट होगा, ठीक है, यानी सीधा होगा। तो ये देखिए वर्चुअल है, इरेक्ट है, और साथ ही साथ आपका मैग्नीफाइड है, बड़ा है, क्योंकि बड़ा इमेज देखना है हमको, ठीक है, और सीधा देखना है, ऐसा नहीं कि उल्टा हमको देखना है। तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पर जो डेंटिस्ट कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो इमेज बने वो वर्चुअल बने, मैग्नीफाइड बने और इरेक्ट बने, यानी सीधा बने, ठीक है। तो यहाँ पर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे है कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक ही दिशा में लगाया जाए तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है कि दो फोर्स एक ही दिशा में लग रहे हैं, एक 10 न्यूटन का है, एक 5 न्यूटन का है, तो सिंपली ये कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट में लगते तो घट जाता, राइट। सो सिंपली सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति कितनी होगी। यानी यहाँ पर हमसे पावर पूछा गया है। ठीक है, कितना पावर की रिक्वायरमेंट है 80 केजी को 40 मीटर ऊपर लिफ्ट करने के लिए, वो भी 50 सेकंड में। तो अब देखिए मजा आएगा इस क्वेश्चन में। ये वही क्वेश्चन है जो भी हम लोग करके आ रहे हैं पीछे। यहाँ पर अगर हम लोग वर्क निकाल लें, वर्क हमारा होता है ऊपर की तरफ जब भी कोई चीज उठाना होता है तो मैंने आपको हमेशा बताया आप MGH का यूज करिएगा। ठीक है, तो MGH, M हमको गिवन है 80 केजी, ठीक है, केजी में ही होता है, और G हमको गिवन है 10, और H भी हमको गिवन है कितना मीटर ऊपर उठाना है हमको, 40। सो ये तो हमारा हो गया वर्क, जो कि आ गया सिंपली कितना, 8 चौके 32। ठीक है, 1 2 3 0 3200, ये हमारा एनर्जी हो गया, जूल में हो गया। अभी हमको क्या चाहिए, पावर। पावर क्या होता है एक्चुअली, पावर की बात करें ना तो ये एनर्जी अपॉन टाइम होता है, या एनर्जी की बात करो अगर आप, तो ये हमारा सिंपली पावर इनटू टाइम होता है। तो एनर्जी यानी कि वर्क, वर्क तो हमको पता है 3200, अगर इसको टाइम से डिवाइड कर दें यानी 50 सेकंड से, तो काम हमारा बन जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर 50 सेकंड है, डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है, 5 6 का 30 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 का 20, यानी 640 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। सो ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 640। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इस फार्मूले को हमेशा याद रखें, एनर्जी हमारा जो होता है पावर इंटू टाइम होता है, यानी पावर में अगर हम टाइम को मल्टीप्लाई कर दे तो ये एनर्जी बता देता है। जैसे हमारा किलो वाट ये पावर था, टाइम यानी आवर का मल्टीप्लाई हमने किया तो ये हमारा एनर्जी हो गया था। ठीक है, यानी कि जो बिजली की एनर्जी हम मेजर करते हैं। आगे है 120वां क्वेश्चन है कि यदि 40 न्यूटन भार वाली लड़की कोई 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितना ऊंचाई तक जा सकेगी। अगेन ऊंचाई की बात आ रही है। ठीक है, MGH आप ध्यान दीजिए कि इफ अ गर्ल वेइंग 40 न्यूटन क्लाइम्स अ रोप विथ पावर ऑफ 160 वाट, पावर आपको गिवन है 160 वाट, और फोर्स यहाँ पर ऑलरेडी हमको गिवन है वो है 40 न्यूटन, और 20 सेकेंड्स में पूछ रहा है कितनी ऊंचाई तक जा सकेगी। हाइट हमको बताना है और टाइम गिवन है हमको 20 सेकेंड्स में कितना ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर हाइट बताना है ना, तो MGH ये हमारी होती है एनर्जी, यही हमको H चाहिए। अगर एनर्जी पता चल जाए तो MG हमको पता है। कैसे पता है, देखिए ऊंचाई पर जाते समय जो लड़की है, ठीक है, इसमें MG फोर्स काम करेगा, है कि नहीं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यही जो फोर्स है इसी को कह रहा है 40 न्यूटन भार वाली। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जो भार होता है, जो वेट होता है, वो और कुछ नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम कहते हैं। यानी भार जो होता है उसको हम MG भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो 40 न्यूटन तो ऑलरेडी गिवन है MG की वैल्यू, तो 40 हो गया। हाइट नहीं पता है, ठीक है, लेकिन एनर्जी हमको पता है। एनर्जी जो होता है हमारा, अभी मैंने आपको बताया पावर इंटू टाइम, पावर कितना है 160 वाट है, 160 वाट, और टाइम 20 सेकेंड, ये हमारा एनर्जी हो गया जूल में। ठीक है, तो हाइट हमारा यहाँ से निकल आएगा सिंपली, है कि नहीं। ये 4 चौका 16 और 20 चौका 80, यानी 80 मीटर की हाइट तक वो चढ़ पाएगी 20 सेकेंड में। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे है कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को क्या कहा जाता है। सो द पार्ट ऑफ DNA दैट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन्स इज कॉल्ड, इसको हम लोग जीन बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है, जीनस, राइट। अब देखिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि होगा यहाँ पर, ठीक है, उत्पन्न कर सकता है, यानी अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड आप ऐसा भी कह सकते हो। कौन सा इनमें से एनिमल है, हाथी हो गया, पोर्पोइज हो गया, वेल, या फिर राइनोसिरस। इनको इंग्लिश में भी देखिए यहाँ पर एलिफेंट आप जानते ही हो, पोर्पोइज को इंग्लिश में भी पोर्पोइज ही कहते हैं, वेल को वेल ही, और राइनोसिरस को भी राइनोसिरस ही कहते हैं। ठीक है, आप सिंपली ये जानिए। बाकी इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड बोले तो 20 किलो हर्ट से लेकर के 20 हर्ट से लेकर के 20 किलो हर्ट्स तक की रेंज का जो साउंड प्रोड्यूस कर सके। इससे कम अगर करेगा, यानी कि 20 0 से 20 तक, वो क्या कहलाएगा, 20 हर्ट्स तक, इंफ्रासोनिक कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए जो हाथी है ये इंफ्रासोनिक करती है। लग तो रहा है हाथी नहीं, हाथी भाई बहुत बड़ी जानवर है, लेकिन ये इंफ्रासोनिक ही करता है। और जो वेल मछली होती है ये भी इंफ्रासोनिक साउंड ही प्रोड्यूस करती है। जो राइनोसिरस होता है ये भी इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो पोर्पोइज होता है ये आपका अल्ट्रासाउंड माध्यम से अपना संचार करता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। तो ये आपका देखिए पोर्पोइज है ये, और ये आपकी रही वेल, और ये आपकी डॉल्फिन है, डॉल्फिन मछली। तो जो डॉल्फिन मछली है और ये जो आप अभी आप देख रहे हैं पोर्पोइज मछली, ये दोनों के दोनों अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और अगर इनके एग्जांपल देखें अल्ट्रासाउंड के,
या अल्ट्रासोनिक के तो जैसे चमगादड़ हो गया, ये भी 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक की रेंज रखता है। और डॉल्फिन हो गई, अभी मैंने आपको बताया, कुत्ते हो गए, मेंढक हो गए, टोड हो गया, ये सारे के सारे अल्ट्रासोनिक ध्वनियों के माध्यम से अपना संचार करते हैं। बाकी गैंडे हो गए, दरियाई घोड़े हो गए, हाथी हो गई, और वेल मछली हो गई, ये वेल मछली, ऑक्टोपस, कबूतर, स्किड, कटल फिश, ये सारे के सारे ऐसे हैं जानवर जो कि इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी 20 हर्ट्ज तक के ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो पोर्पोइज यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे है व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, 6400 किलोमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें तो आगे है कि एटॉमिक साइज एज वी गो फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। अब देखिए एटॉमिक साइज की बात हो रही है कि अगर हम सोडियम से क्लोरीन तक जाएं तो क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि एटॉमिक साइज सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाते समय क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। तो जवाब अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर 24 क्वेश्चन थे। तो ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं अब अगले पार्ट में। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।